गंगा की शक्ति साधना, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इतिहास कहता है गंगा को जो भी साधने में कामयाब होता है समय उसके कदमों में झुक जाता है। योग से आध्यात्म और संगीत से सियासत तक का यही इतिहास है। 2019 के संग्राम में भी धीरे धीरे गंगा के तीरे यह संग्राम पहुंच चुका है। ऐसे में आइए आपको सबसे पहले बताते हैं कि हिंदुस्तान की सियासत और सत्ता के लिहाज से क्यों अहम है गंगा। 2525 किलोमीटर लंबाई, 24 करोड़ आबादी, पांच राज्य, 50 शहर, 80 लोकसभा सीटें, 40 सीट यूपी में, 15 सीट बिहार में। लोग हमको जिताने का काम कीजिएगा। 5 सीट झारखंड की और 15 सीट पश्चिम बंगाल में। वोटर चंगा, सत्ता की गंगा। गंगा अगर जीवन का प्रतीक है तो वो हिंदुस्तान के सियासी इतिहास की कई कहानियों की जन्मदाता भी है। गंगा अगर मोक्षदायिनी है तो वो अपने तट पर लड़े जाने वाले कई सियासी महाभारत की गवाह भी है। दरअसल हिंदुस्तान का सियासी इतिहास ही गंगा के इर्द गिर्द घूमता है और इस बार का सत्ता का संग्राम भी घूम फिरकर गंगा किनारे पहुंच चुका है। तो क्या 2019 की सियासत की गंगा की शक्ति साधना यही है? आइए देखते हैं। हे गंगे, तुझे याद है चढ़े पदों पर कितने जय सुमनों के हार, कितनी बार समुद्रगुप्त ने धोई है तुझ में तलवार, विजयी चंद्रगुप्त के पद पर सेल्यूकस की वह मनुहार, तुझे याद है देवी मगध का वह विराट उज्ज्वल श्रृंगार। मत पूछिए गंगा ने क्या क्या देखा। सभ्यता का आरंभ देखा, संस्कृति का प्रारंभ देखा, मगध का उत्थान देखा, अशोक महान का कीर्तिगान देखा, अकबर की उदारता देखी, अंग्रेजों की अधीनता देखी, फिर गांधी देखा, नेहरू देखा, इंदिरा देखी और अटल देखा। गंगा ने 5 साल पहले गुजरात के उस शख्स को भी देखा जिसने गंगा पुत्र के विशेषण के साथ भारत का नया भाग्य विधाता बनने का दावा किया। न मुझे किसी ने भेजा है न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। तब से लेकर अब तक गंगा में बहुत पानी बह चुका है, लेकिन गंगा पर सियासत एक बूंद भी नहीं बदली। भले दिल्ली यमुना के तट पर है, लेकिन इंद्रप्रस्थ की सत्ता अब भी गंगा की धार को ही पार करके पाना संभव है। इस बार मोदी को गंगा की तीर से गंभीर चुनौती देने का चक्रव्यूह तैयार है। इंदिरा की पोती और नेहरू की पड़पोती के कंधे पर अपनी पार्टी को पुराना वैभव वापस दिलाने की जिम्मेदारी है और प्रियंका गंगा को साधने की साधना आरंभ कर चुकी हैं। अनुभव कहता है कि वर्तमान राजनीति में भागीरथी ही किसी नए शासक की संभावनाओं को जन्म दे सकती है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी बनारस पहुंचे चुनाव लड़ने और उन्होंने कहा कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है, तब से लगता है कि गंगा को राजनीतिक दृष्टि से देखा जाने लगा है। और अब इस बार वाराणसी के नरेंद्र मोदी के जवाब में
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गंगा यात्रा शुरू की है एक। तो ये गंगा यात्रा मुझे लगता है कि चुनावी कोई इशू बन नहीं पा रही है। वोट यात्रा के तौर पर इसका इस्तेमाल माहौल बनाने के लिए भले प्रियंका गांधी करें या कोई और करे। 2014 के लोकसभा चुनाव में गंगा के प्रभाव वाली 80 सीटों में से 56 सीटें बीजेपी ने जीती, 24 विरोधियों में बंट गईं। उत्तर प्रदेश की 40 सीटें किसी न किसी तरह गंगा छूती हैं, उनमें से 35 पर बीजेपी को विजय मिली, 5 विरोधियों के हिस्से में गईं। उत्तराखंड में 3 की 3 सीटों पर कमल का अखंड राज स्थापित हुआ। बिहार में गंगा जहां से भी गुजरी वहां नरेंद्र मोदी का कमल खूब खिला। 15 में से 12 पर बीजेपी ने विजय पताका फहराई और बाकी सब 3 के आंकड़े में सिमट गए। झारखंड की ऐसी ही 5 में से 5 सीटें बीजेपी की झोली में गईं। पश्चिम बंगाल तक पहुंचते पहुंचते मोदी का जादू खत्म हो गया। यहां की 15 सीटों में बीजेपी एक ही जीत सकी। तो क्या इस बार भी गंगा मोदी को एक और मौका देगी या फिर प्रियंका के प्रयोग से दिल्ली की सत्ता पर किसी नए शासक का अभिषेक होगा? देखिए, जिस बोर्ड पे वो बैठ करके जा रही हैं, मैं कामना करता हूं कि प्रयागराज से जाएं, काशी तक पहुंचे। लेकिन जिस बोर्ड के आधार पर वह राजनीति की नाव को सोचती हैं कि आगे निकल जाएगी, तो वो नाव में तो बहुत बड़ा छेद है, उसका डूबना तय है। मोदी जी की तरह प्रियंका जी को जुमला नहीं बोलती है। मोदी जी तो गंगा मैया ने मुझे बुलाया है, वो कुछ भी कह सकते हैं। और गंगा मैया उनको अकेले को नहीं बुलाती, मोदी जी को गंगा मैया दुनिया को बुलाती है, देश को बुलाती है, देशवासियों को बुलाती है। गंगा पर सियासत की अपनी दावेदारियां हैं, लेकिन गंगा इन सभी दावों से मुक्त हैं, उन्मुक्त हैं, स्वतंत्र हैं। गंगा और उनके किनारों का झुकाव किस तरफ है, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन इतना तो तय है, गंगा के तट पर जिसका राज होगा, दिल्ली पर दावेदारी भी उसी की होगी। वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24, प्रयागराज। गंगा की धार हिंदुस्तान की सियासत की सबसे बड़ी गवाह है। इसने बड़े बड़े सूरमाओं को अपने सामने ढेर होते भी देखा और यहीं की मिट्टी में पलकर बड़े हुए लोगों को कदम दर कदम सत्ता के शीर्ष पर जाते भी देखा। गंगा के किनारे ही हिंदुस्तान की सत्ता की बनने की कहानी कई बार लिखी गई और इसी के तट पर कई सरकारों के बिखरने की भी शुरुआत हुई। गंगा हिंदुस्तान को सिर्फ सत्ता का रास्ता ही नहीं दिखाती, बल्कि गंगा की मिट्टी में सियासत का संग्राम लड़ने वाले सूरमा भी तैयार होते हैं। आजाद भारत का इतिहास उत्तर प्रदेश के ऐसे गंगा पुत्रों से पटा हुआ है, जिन्होंने दिल्ली की सत्ता संभालकर देश की दशा और दिशा तय की। हिंदुस्तान के पहले प्रधान सेवक से आज के चौकीदार तक समय की श्रृंखला में गंगा के एक से बढ़कर एक रत्न जुड़े हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इलाहाबाद के फूलपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। 1952, 1957 और 1962 में फूलपुर नेहरू के नाम रहा। नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने हिंदुस्तान की सत्ता संभाली। शास्त्री 1957 और 1962 में इलाहाबाद से लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुए। शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी ने रायबरेली को अपनी कर्मभूमि चुना। इंदिरा यहां से 1967 और 1971 में चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंची। 1988 में देश की कमान संभालने वाले वीपी सिंह इलाहाबाद से ही चुनाव जीतते रहे। 1980 और 1988 में उन्होंने यहां से जीत दर्ज की। वीपी सिंह के बाद चंद्रशेखर ने देश की कमान संभाली। चंद्रशेखर की कर्मभूमि बलिया थी। उन्होंने 1977 से 1999 तक 7 बार बलिया में अपने नाम की विजय पताका फहराई। 2014 के चुनाव में गुजरात से आने वाले नरेंद्र मोदी ने भी यूपी की आध्यात्मिक धरती काशी को अपना चुनावी कुरुक्षेत्र बनाया। जब हम 2014 में चुनाव के लिए आया था, तो ऐसे ही मेरे भीतर से एक आवाज निकली थी, मैं आया नहीं हूं, मुझे बुलाया है। और आज मुझे लगता है कि जो बुलावा था वो ऐसे ही कामों के लिए था और इन कामों को पूरा करने का संकल्प
फिर एक बार बहुत प्रबल हुआ है, बहुत मजबूत हुआ है। 2019 की चुनावी चाल भी धीरे धीरे गंगा तीरे पहुंच ही गई। यानी इतना तो तय है कि इस बार की सरकार भी गंगा की धार पर ही बनेगी और सत्ता का नया सूरमा वही होगा जिसके मस्तक पर उत्तर प्रदेश के गंगा युद्ध का विजयी तिलक लगेगा। सत्ता के संग्राम में मोदी जहां हिंदुत्व के अपने पुराने सूत्र से गंगा के किनारों की किलेबंदी करेंगे, वहीं प्रियंका ने पूर्वांचल को अपनी नई राजनीति की प्रयोगशाला बना दिया है और फिलहाल इनके बीच की लड़ाई कांटे की है। अभी तक के पॉलिटिक्स में जैसे मोदी जी ने भी गंगा का नाम काफी लिया, उसके पहले की कांग्रेस सरकारों ने भी गंगा का नाम काफी लिया, गंगा सफाई का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा है, बल्कि हालत और खराब होती गई है गंगा की। तो एक यात्रा हो जाने से या एक चुनाव बीत जाने से गंगा का कुछ ज्यादा बनना बिगड़ना नहीं है। गंगा जिसको वास्तव में एक बड़ा मुद्दा होना चाहिए इस देश में, वो चुनाव में भी मुद्दा नहीं बन पा रही। इसलिए मैं नहीं मानता हूं कि 5 राज्यों के जो करीब 80 लोकसभा क्षेत्र गंगा नदी के किनारे बसते हैं, वहां यह कोई इशू बन पाएगा, यह गेम चेंजर हो पाएगा। गंगा की धार पर किसी का अधिकार नहीं। ये एक तरफ हिंदुओं की आस्था की सबसे बड़ी वाहिनी है, तो दूसरी तरफ हिंदुस्तानी तहजीब की यमुना भी गंगा के साथ साथ बहती है। लेकिन गंगा के किनारे रहने वाले मतदाताओं का मजहब और जातियां सत्ता के संग्राम में हर बार निर्णायक भूमिका निभाते आए हैं। कहा जाता है कि गंगा के किनारों पर मजबूत वही होता है जिसके पक्ष में मल्लाह होते हैं। यूपी की आबादी के 13% मल्लाह किसी की जीत और हार के बीच दीवार बनकर खड़े होने का मादा रखते हैं। नदियों के किनारे, खासतौर से गंगा के किनारे जो जातियां प्रमुख रूप से रहती हैं, और बल्कि यूँ कहें कि वो उनकी दाल रोटी, उनकी आमदनी, उनका रोजी रोजगार गंगा पर ही निर्भर होता है, चाहे नाव चलाने से लेकर के, मछली मारने से लेकर के, या खनन के पट्टों से लेकर के। उनका ज्यादातर झुकाव अतीत के वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की ओर से बड़ा स्पष्ट रूप से देखा गया है, और आज भी माना जाता है कि निषाद, कश्यप, मल्लाह, धीमर, ये सब जातियां जो हैं वो कमोबेश भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाती हैं। जिसकी गंगा उसी का यूपी और उसी की दिल्ली। सियासत के इस त्रिकोण को जो भी साधने में सफल होगा, सत्ता उसी की होगी। वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24, प्रयागराज। प्रियंका गांधी ने गंगा यात्रा शुरू करने से पहले हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की है। संगम तट पर गंगा की पूजा की। गंगा यात्रा के दौरान गंगा किनारे रहने वाले वोटरों से भी बातचीत की है। देखिए। सियासत के 2 वैरागी मोदी योगी के सबसे बड़े चक्रव्यूह को ध्वस्त करने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा ने हिंदुओं के सबसे बड़े वैरागी भगवान हनुमान की पूजा के साथ पूर्वी यूपी में गंगा यात्रा की शुरुआत की। 40 साल पहले इसी हनुमान मंदिर में दोबारा सत्ता हासिल करने के लिए इंदिरा गांधी ने पूजा अर्चना की थी, और 40 साल बाद भाई की सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसी हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। हनुमान मंदिर में पूजा के बाद प्रियंका संगम तट पर पहुंची और विधिवत गंगा पूजा की। ये तस्वीरें विरोधियों के सीने में शूल की तरह चुभ रही होंगी, क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ता अब कहने लगे हैं प्रियंका गंगा की बेटी हैं। गंगा की पूजा करके संगम तट पर मनैया घाट से बोट पर सवार होकर प्रियंका गंगा यात्रा पर निकल पड़ी। प्रियंका गांधी आज पूरे दिन बोट पे लोगों से मिलती रही और सिरसा से लक्षागृह का नजारा आपको दिखाना चाहता हूं कि जिस तरीके से वो देखिए प्रियंका गांधी
बोट पे सवार हैं। उनके साथ स्थानीय पार्टी के नेता और पीछे पेट्रोलिंग करते हुए एसपीजी। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी राजनीतिक दल के बड़े नेता ने बोट पे सवारी करके लोगों से मुलाकात करने का सिलसिला चालू किया। धीरे धीरे कारवां बढ़ा, दूर दूर तक गंगा में नावें दिखने लगी। प्रियंका गांधी ने अपनी यात्रा के पहले चरण में संगम पर पूजा पाठ करी और उसके बाद फिलहाल आप देखेंगे तो संगम पर वो नौका विहार कर रही हैं। सामने की बोट पर अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो प्रियंका गांधी और पीछे उनकी जो एसपीजी की टुकड़ी है वो है और लगातार यहाँ पर संगम के मनोरम दृश्य का वो नजारा ले रही हैं और इसके बाद वो अपनी आगे की चुनावी यात्रा को शुरू करेंगे। तो सीधे तौर पे कहा जाए तो पहले हालांकि शेड्यूल नहीं था उनका संगम आना, लेकिन उसके बाद ये तय किया गया कि वो पहले लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करेंगी, उसके बाद वो संगम जाएंगी, वहां पर पूजा अर्चना करेंगी और फिर संगम में जाकर वो नौका विहार करेंगी और इसके बाद अपनी चुनावी यात्रा को शुरू करेंगी। थोड़ी दूर चलते ही प्रियंका ने गंगा किनारे कुछ लोगों को देखा और उनसे पूछ बैठी, इतनी दूर से कैसे पहचाना? ये माइक इतनी दूर से कैसे पहचाना? बोट से सफर भी करना है और इलाहाबाद, भदोही, मिर्जापुर और वाराणसी के गंगा तट पर बसे लोगों से सीधा संवाद भी। सांची बात प्रियंका के साथ। सही तरह से इस्तेमाल करिए। अरे भाई आपने खुद देखा है जब कांग्रेस की सरकार तो कभी ऐसा नहीं हुआ। ये नहीं हुआ 45 साल में पहली बार है कि इतने कम रोजगार मिले हैं इस देश में। ये पहले नहीं हुआ। कांग्रेस की संसद में आपको मनरेगा मिला, आज क्या हालात है उस मनरेगा के? 6 महीनों के लिए पैसे नहीं मिलते हैं। गंगा यात्रा में सावित्रीबाई फुले को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रियंका एक साथ कई सियासी समीकरणों को साधने की कोशिश कर रही हैं। गंगा किनारे मछुआरों और निषादों की एक बड़ी जमात बीजेपी के वोटर हैं। गोरखपुर उपचुनाव में निषादों ने अपनी सियासी ताकत दिखा भी दी। जानकार कहते हैं प्रियंका संगम तट पर मनैया से बोट में इसलिए सवार हुई क्योंकि मनैया निषादों का बसाया गांव है। प्रियंका गांधी अगले 3 दिन तक केवट, मछुआरों और गंगा किनारे रहने वाले दूसरे समुदायों के वोटरों से रूबरू होते हुए काशी तक जाएंगी। इतनी दूर से कैसे पहचाना? वरुण सिन्हा के साथ रमन कुमार, प्रयागराज, न्यूज़ 24।